हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तापसी बहुत ही चुलबुली और नटखट लड़की थी, जिसे बचपन से ही घर की बड़ी होने के कारण बहुत प्यार मिला था और घर वाले उस पर जान छिड़कते थे। तापसी घर की बड़ी थी और उसकी माँ के देहांत के बाद उसने घर के सब फैसले लेने का हक पा लिया था। धीरे धीरे समय बीतता है और तापसी की उम्र शादी की हो जाती है, तो उसके पिता सुधीर उसके पास आकर कहते हैं, बेटी अब तू बड़ी हो गई है, शादी कर ले। तेरी शादी के बाद तेरे छोटे भाई की बीवी भी तो लानी है ना। ये तो अच्छी बात है ना पापा, आप कर दो ना उसकी शादी। मैंने कब रोका है? जब मेरा मन होगा मैं कर लूंगी और भाभी आ जाएगी तो मेरी शादी की रस्मों में भी तो मजा आएगा फिर। कैसी बात कर रही है बेटी, ये तो सब जानते हैं कि पहले बड़ी बेटी की शादी होती है। ओ पापा, आप बिना पता नहीं किस जमाने की बातें कर रहे हो। कर देना मेरी शादी, बाद में क्या हो जाएगा। अब उस उल्लू से पूछो, उसे अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दे, वरना हम कोई देखें। तभी यश ऑफिस से आकर ड्राइंग रूम में बैठ जाता है और तापसी व सुधीर उसके पास आते हैं और तापसी उससे पूछती है, देख उल्लू, यहाँ मेरी शादी की बात हो रही है जो कि मुझे अभी करनी ही नहीं है, तो बेकार में मेरी शादी के चक्कर में तू बुढ़ा हो जाएगा। इसलिए अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, हम उसके घर जाकर बात कर लेंगे। दीदी हाँ, ये सच है। मैं अपने ऑफिस की वृंदा नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और शादी करना भी चाहता हूँ। ठीक है, हम कल ही उसके घर जाकर शादी की बात कराएंगे। जिसके बाद अगले दिन तापसी और सुधीर यश के साथ वृंदा के घर पहुंचते हैं और वृंदा को पसंद करके रिश्ता पक्का कराते हैं। और उसके बाद कुछ महीनों में अच्छा मुहूर्त देखकर यश और वृंदा की शादी हो जाती है। और गृह प्रवेश के टाइम तापसी वृंदा से कहती है, देखो मेरे छोटे भाई की बीवी, माना कि तुम इस घर की बहू हो, लेकिन इस घर में आज तक मेरी चलती आई है तो आगे भी मेरी ही चलेगी, समझी ना? ठीक है दीदी, जैसा आप कहो। अरे दीदी मजाक कर रही है, तुम चलो अंदर। शी इज सो फनी। सब तापसी की बात को इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं और तापसी ये सब देखकर कहती है, ये क्या, मेरे छोटे भाई की बीवी क्या आ गई? मेरी बातों को तो कोई सीरियस ही नहीं ले रहा। तापसी ये बात भी इग्नोर करके अंदर चली जाती है। जिसके बाद सभी रस्मों के बाद यश और वृंदा आराम करने चले जाते हैं और अगली सुबह वृंदा अपनी पहली रसोई में सबके लिए आलू के पराठे बनाती है और नाश्ते की टेबल पर सर्व करती है। कुछ देर में सब नाश्ते की टेबल पर खाना खाने आते हैं और खाने की टेबल पर आलू के पराठे देखकर तापसी कहती है, भाभी ये क्या, आपने आलू के पराठे क्यों बनाए हैं? सबको हेल्दी खाना खाने की आदत है, ये खाएंगे तो फैटी हो जाएंगे। अरे दीदी, जब वृंदा ने इतने प्यार से बनाए हैं तो खा लो ना, एक दिन में कुछ नहीं होगा। अरे तापसी, तू भी कैसी बात कर रही है? खा कर देख, कितने लजीज पराठे लग रहे हैं। सबको वृंदा की तरफदारी करते देखकर तापसी चुप हो जाती है और नाश्ता करने लगती है। लेकिन उसके मन में ये बात खटक जाती है कि जब से उसके छोटे भाई की बीवी आई है तब से उसकी वैल्यू कम हो गई है। जिसके बाद धीरे धीरे वृंदा घर की सब चीजें अपने हिसाब से बदल देती है और अपने हिसाब से सब चीजें अरेंज कर देती है। ये सब देखकर तापसी का खून खोलता है और वो मन में कहती है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा इसका। मेरा जो सिक्का जमा पड़ा है इस घर में वो भाभी उखाड़ कर फेंक देगी। आइडिया, जैसे टीवी सीरियल में ननद अपनी भाभी का हर काम बिगाड़ देती है, वैसे ही मैं भी करूँगी। इतना सोचकर वो वृंदा के हर काम को बिगाड़ने लगती है। कभी वो उसकी घर की सफाई को गंदा करती तो कभी खाने में मसाले बिगाड़ देती। धीरे धीरे समय बीतता है और एक रात सब लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो वृंदा सबके आगे कहती है, मैं सोच रही हूँ कि हम दीदी के लिए अच्छा सा रिश्ता देख लें ताकि आपकी भी शादी हो जाए और आप सेटल हो जाओ। क्यों भाभी, आपको मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों है? ताकि मेरे जाने के बाद आप इस घर पे हुक्म चलाएं, यही ना? दीदी मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही हूँ, इसमें किसी का हुक्म चलाने वाली बात ही नहीं है। मुझे तो मेरी ननद की शादी से खुशी ही होगी ना। तुम रहने दो वृंदा, दीदी अभी शादी नहीं करेगी। पर क्यों नहीं करेंगी, इसमें तो उनका भी भला है ना। मैं तो उनके भले की ही बात कर रही हूँ।
आप भले ही कह नहीं रही हैं, पर आपके दिल में तो यही है, मुझे बड़े अच्छे से पता है। देखो, मेरी माँ के मरने के बाद मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मेरे छोटे भाई की बीवी हो तो वही बनकर रहो। तापसी, इसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि तू इससे लड़ाई करे। ये तेरी शादी ही तो करवाना चाहती है, इसमें गलत क्या है? आखिर कब तक अपने मायके में रहेगी? ससुराल तो एक दिन जाना ही है ना तुझे। चल माफी मांग अपने छोटे भाई की बीवी से। मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा जब तक मन नहीं होगा मैं शादी ही नहीं करूंगी। समझ आ गया आप सभी को? इतना कहकर तापसी वहाँ से चली जाती है और वृंदा भी उदास हो जाती है। जिसके बाद जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे उदास देखकर यश कहता है, क्या हुआ मेरी जान? आज ये चांद इतनी कम रोशनी क्यों दे रहा है? क्या हुआ? किसी बात से नाराज हो क्या तुम? बताओ मुझे। पता नहीं क्यों दीदी को मैं हमेशा बुरी ही लगती हूँ। मैं उनका हमेशा भला सोचती हूँ और वो मुझ पर हुक्म चलाती रहती हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल वो अपने कॉलेज टाइम में आशीष नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर उन दोनों में कुछ गलतफहमी हो गई और दोनों अलग हो गए। दीदी आज भी उसको याद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। इसलिए जब तुमने शादी की बात की तो उनको गुस्सा आ गया। अच्छा, दीदी का दिल टूटा हुआ है, तभी तो उनकी बोली और दिल में इतनी खटास है। प्लीज यश, क्या तुम मेरे लिए मुझे आशीष का नंबर निकाल कर दे सकते हो? अरे अब कोई फायदा नहीं है, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। प्लीज, मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम जिद कर रही हो तो मैं मान जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमें मिलेगा। पर तुम्हारे लिए मैं ऑनलाइन उसका नंबर तलाशता हूँ। जिसके बाद वृंदा की बात मानकर यश किसी तरह ऑनलाइन आशीष का नंबर निकाल देता है और अगले दिन जाकर वृंदा उससे मिलकर सब क्लियर करके आती है। और घर आकर जब ड्राइंग रूम में यश, तापसी और सुधीर को पाती है तो उन सब के सामने कहती है, दीदी मैं आपके लिए एक अच्छे घर में रिश्ता पक्का करके आई हूँ। अब आप शादी की तैयारी कर लो और इस रिश्ते को इनकार नहीं कर सकती आप। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा रिश्ता पक्का करके आने की? हाँ, किसने दिया ये हक आपको? आपके छोटे भाई की बीवी होने के हक से और आपकी भाभी होने के हक से। अब एक बार लड़के से भी मिल लो। आशीष भैया अंदर आ जाओ। तभी आशीष अंदर आता है और उसे देखकर तापसी की आंखें भर आती है और आशीष कहता है, मुझे माफ कर दो तापसी, मैं हमारे प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले पाया, लेकिन मैं आज भी बस तुमको चाहता हूँ और अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। मेरा खुद का बिजनेस है। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारे पास कैसे आऊँ, फिर भगवान ने किसी तरह तुम्हारी भाभी से मेरी बात करवा दी। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना तलाशा, तुम्हारा नंबर भी नहीं था मेरे पास। आशीष, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सब सुनकर तापसी को ये एहसास होता है कि वो गुरूर में कितनी अंधी हो गई थी और उसके बाद वो हाथ जोड़कर वृंदा से माफी मांगती है और अपने छोटे भाई की बीवी से ये वादा भी करती है कि वो उसे अब कभी भी परेशान नहीं करेगी। जिसके बाद एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर तापसी और आशीष की भी शादी हो जाती है। और इस तरह जहां एक तरफ तापसी और वृंदा के रिश्ते सुधरते हैं तो दोनों ही शादी के बाद अपनी ससुरालों में खुशी खुशी रहने लगती है। अंजू और मंजू दोनों सगी बहनें थी और दोनों की शादी शर्मा परिवार के 2 बेटों से हुई थी। लेकिन फर्क ये था कि जहां अंजू बड़ी बेटी थी उसे शर्मा परिवार का छोटा बेटा सुमित पति के रूप में मिला था और मंजू को शर्मा परिवार का बड़ा बेटा अमित पति के रूप में मिला था। जिस वजह से वैसे तो अंजू मायके में अपनी बहन मंजू से बड़ी होने के कारण उस पर रौब झाड़ती थी, लेकिन ससुराल में आने के बाद वही अंजू अब अपनी छोटी बहन की देवरानी बनकर रह गई थी, जिस वजह से उसे बड़ी दिक्कत थी। एक दिन ऐसे ही दोनों की सास दोनों को हॉल में बुलाकर बोलती है, मैं जानती हूँ अंजू बहू कि तुम अपने घर में बड़ी थी, लेकिन यहाँ मंजू तुम्हारी जेठानी है और तुमको उसका कहा मानना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ मायके की तरह उस पर रोब झाड़ो। अरे नहीं सासू माँ, मैं बड़े अच्छे से जानती हूँ कि मेरी जेठानी मेरी और मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और मैं हमेशा इनकी इज्जत करती रहूंगी। ठीक है, अब अपनी ड्रामेबाजी बंद कर और रात का सारा खाना तू बनाएगी और मंजू बहू तू बस रात के बर्तन कर दियो। ठीक है माँ जी, जैसा आप बोले। इतना कहकर अंजू रसोई में चली जाती है
और मंजू अपनी बहन को अकेले काम करते देखकर उसके पीछे रसोई में जाती है और मंजू को देखकर अंजू ड्रामे करते हुए कहती है, कितनी अभागी है अंजू तू। जो बहन तुझसे छोटी थी अब वही बहन तेरी जेठानी बनकर तुझ पर रौब झाड़ रही है। तेरी किस्मत तो फूट गई। क्या हो गया दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? और क्या बोलूं मंजू, तू ही बता। और तू मुझे दीदी मत बोला कर, मेरा नाम ले ले। अगर सासू माँ ने सुन लिया ना तो वो फिर से मेरी ही गलती निकालेंगी। अब तू जा आराम कर, मैं खाना बना लेती हूँ। अरे दीदी आप फिक्र मत करो, खाना मैं बना देती हूँ और बाहर सबको आप कह देना कि खाना आपने बनाया है और किसी को पता नहीं चलेगा। अंजू ड्रामे करके काम से बच जाती है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। अब अंजू का ये रोज का था। वो अपनी छोटी बहन के आगे यानी अपनी जेठानी के आगे आए दिन ड्रामे करती और उससे अपना हर काम प्यार से निकलवा लेती। वक्त बीतता है और लता को भी ये बात पता चल जाती है और एक दिन वो मंजू को समझा कर कहती है, देख बहू, वो तेरी बड़ी बहन है, मैं मानती हूँ, लेकिन अब तो इस घर की बड़ी बहू है, उसकी जेठानी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तू अपनी देवरानी के ड्रामे समझ कि वो सब कुछ बस तेरा फायदा उठाने के लिए करती है। अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू आजमा ले। मैं जानती हूँ कि मेरे कहने पर भी रोज सुबह का नाश्ता तू बनाती है। कल तुझे बस इतना करना है कि कहना है तेरी तबीयत खराब है, फिर देखियो वो क्या करती है। इतना कहकर लता चली जाती है और मंजू के दिल में ये बात घर कर जाती है कि उसे एक बार अपनी देवरानी के ड्रामे सच है या नहीं ये जांच करनी चाहिए। और फिर वो अगले ही दिन सुबह नाश्ता बनाने नहीं जागती, जिसके बाद अंजू उसके कमरे में आकर उससे कहती है, ये क्या है मंजू, तू अब तक नाश्ता बनाने के लिए नहीं जगी? तुझे पता है ना, रोज नाश्ता तू बनाती है और सर्व मैं करती हूँ ताकि सबको लगे कि मैंने बनाया है। अब तू नहीं बनाएगी तो सासू माँ मुझे सुनाएगी। दीदी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज आप ही नाश्ता बना लो। अंजू मंजू की ये बात सुनकर बिना उसका हाल समझे उसके आगे दोबारा ड्रामे शुरू करती है। ठीक है, तू जेठानी है, मैं देवरानी हूँ, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मेरे हाथों में दर्द है लेकिन मैंने किसी से कहा नहीं। तू यही चाहती है ना कि नाश्ता लेट हो जाए, मैं बनाऊं? कोई बात नहीं, सासू माँ से डांट ही तो खानी है, मैं क्या लूंगी। मैं जाती हूँ जेठानी जी। मंजू को अपनी बहन पर तरस आ जाता है और वो तबीयत खराब होने की एक्टिंग को छोड़कर खुद ही नाश्ता बनाने चली जाती है और अंजू आराम से जाकर नाश्ता बनने तक सो जाती है। और उसे रसोई में जाते देखकर उसकी सास लता रसोई में आकर कहती है, देखा मंजू, तेरी बड़ी बहन और देवरानी का ड्रामा, बोला था ना। इतना कहकर वो चली जाती है और सब नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने बैठे होते हैं और तभी अंजू बीच में आकर नाश्ता परोसने लगती है जैसे मानो ये नाश्ता उसने बनाया है। जिसके बाद लता नाश्ता चख कर कहती है, अंजू बहू, ये खाना सच में तूने ही बनाया है ना? माँ जी, मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। अरे देवरानी जी, झूठ क्यों बोल रही हो? ये खाना मैंने बनाया है और माँ जी ने मुझे खुद खाना बनाते हुए देखा है। प्लीज आप अपने ये ड्रामे बंद कर दो। और आपके हाथ में तो दर्द था ना, फिर आप ठीक कैसे हो गयी? ये सब सुनकर अंजू की बोलती बंद हो जाती है और वो चुपचाप नाश्ते की टेबल पर नाश्ता करने बैठ जाती है और मन में कहती है, ये अंजू की चोट कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ अच्छा सा ड्रामा सोचती हूँ जिससे कुछ दिनों के लिए घर का कोई काम ना करना पड़े, मस्त आराम कर सकूं। धीरे धीरे मंजू की ढील के कारण अंजू को आराम की आदत लग गई थी, जिस बात से लता अच्छे से वाकिफ थी। अब तो उसकी खुद की सगी बहन अपनी देवरानी के ड्रामों से परिचित थी। समय बीतता है और अंजू एक दिन मार्केट से सब्जियां लेने के बहाने चली जाती है और फिर आते ही हाथ पर एक मोटा सा प्लास्टर बंधवा कर आती है, जिसे देखकर उसकी सास लता और बहन मंजू कहती है, अरे ड्रामेबाज, अब क्या कराई? अरे दीदी, ये क्या हो गया? आपके हाथ में इतना मोटा प्लास्टर कैसे? क्या बताऊं जेठानी जी, रास्ते में जा रही थी, भेलपूरी खा रही थी, गाड़ी वाला आके मार गया, मैं क्या करूं? इतना कहकर अंजू रोते हुए अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लता को शक होता है कि अंजू ये सब नाटक काम चोरी के लिए कर रही है और वो अपनी बहू मंजू से कहती है,
देख बहू, तेरी बड़ी बहन ने तो हद पार कर दी काम चोरी की। काम ना करना पड़े इसलिए नकली प्लास्टर चढ़वा कर आ गई। माँ जी, उनकी सच में लगी है और आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? वो मेरी बड़ी बहन है और देवरानी भी। मुझे यकीन है वो मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेंगी। इतना कहकर मंजू अपने बचे हुए काम करने चली जाती है और अंजू आराम से अपने कमरे में लेट कर कहती है, अब अंजू करेगी राज और मंजू करेगी कामकाज। ड्रामे वाली देवरानी पड़ेगी सब पर भारी। अंजू अपने कमरे में अब आराम करती और मंजू सारा कामकाज करती। लेकिन एक दिन मंजू अंजू को अपने कमरे में छुपकर खुशी से नाचते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अंजू के कमरे के पास ले आती है और उसे नाचता देखकर लता दरवाजे के अंदर आती हुई कहती है, अरे ड्रामेबाज औरत, अगर इतनी कमर काम करने के लिए मटका लेती तो इतना नाटक नहीं करना पड़ता तुझे। अपनी सास और जेठानी को अपने कमरे में अचानक देखकर अंजू की हवाइयाँ गुल हो जाती है और वो कहती है, अरे आप दोनों यहाँ? वो मैं हाथ की एक्सरसाइज कर रही थी, डॉक्टर ने बोला था। डॉक्टर ने अभी ये कॉल करके बोला है कि तेरे हाथ में ज्यादा तकलीफ है और तेरा हाथ काटना पड़ेगा। ये सुनकर अंजू लता के पैरों में गिर जाती है और माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी आप ऐसा मत करना, आप तो मदर इंडिया हो, आपका कोई भरोसा नहीं है। कहीं सच में मेरे हाथ कटवा दो, मुझे माफ करना। मैं सारे ड्रामे कर रही थी काम से बचने के लिए। मुझसे क्या माफी मांगती है? अपनी जेठानी से मांग, जिसकी बड़ी बहन होते हुए भी तूने उसका फायदा उठाया है। मंजू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से पक्का मैं कोई काम चोरी, कोई ड्रामा नहीं करूँगी। एक ही शर्त पर मैं अपनी देवरानी को ड्रामेबाजी के लिए माफ करूंगी कि अब से इस घर का हर काम 6 महीने तक आप अकेली करोगी और मैं और माँ जी बस आराम करेंगी। क्या? फाइनली अंजू, जो घर के हर काम से बचती थी, अपनी सासू माँ और जेठानी को मनाने के लिए उसे घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है और धीरे धीरे उसे घर के काम करने की आदत भी पड़ जाती है और इस तरह मंजू की देवरानी के ड्रामे बंद हो जाते हैं। शाम के समय साक्षी मेहंदी फंक्शन में जाने के लिए शीशे के सामने खड़ी अपने बालों को संवार रही होती है। तभी कार्तिक उसे ऐसे सजता हुआ देखकर कहता है, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? अपनी सौतन की मेहंदी में अपने हाथों से उसके हाथ रचाने जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है? तुम्हारा ना दिमाग ठिकाने पर नहीं है। कितनी बार कहा है कि संजना तुम्हारी सौतन नहीं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? फिर क्यों उसे निहारते रहते हो? कोई जवाब है इस बात का? नहीं ना, तो फिर चुप ही रहो। इतना बोलकर वो फंक्शन में जाने के लिए निकल जाती है। आखिर कौन थी साक्षी की सौतन और क्यों वो सौतन की मेहंदी में जा रही थी? आइए जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। एक रात कार्तिक अपने कमरे की खिड़की से सामने वाले घर की ओर देख रहा होता है। तभी उसकी पत्नी साक्षी वहाँ आती है और उसे यूं खिड़की से झांकता हुआ देखकर बोलती है, खाना अच्छे से नहीं ठूसा जो हवा खाने की नौबत आ गई। रात हो गई है, खिड़की बंद करो, हवा के साथ धूल मिट्टी भी आ रही है। हाँ हाँ कर रहा हूँ। कार्तिक जैसे ही खिड़की बंद करने जा रहा होता है, तभी सामने वाले घर की लाइट्स ऑन होती है और खिड़की पर सुंदर सी लड़की संजना आकर खड़ी होती है। उसे देखकर कार्तिक की आंखें चमक जाती है और वो मुस्कुराकर उसे देखने लगता है। तभी साक्षी कहती है, लगता है खिड़की तोड़वा कर दीवार चुनवानी पड़ेगी। वो हवा तेज चल रही है ना, तो बार बार खिड़की खुल रही है। ठीक है, करता हूँ बंद। हवा का तो पता नहीं, पर तुम बहुत तेज चल रहे हो आजकल। वैसे कमरे में सोने का इरादा ना हो तो खुली रखो खिड़की। उसके इतना कहते ही कार्तिक फट से खिड़की बंद करके बिस्तर पर पसर जाता है और साक्षी भी मुंह बनाते हुए लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। साक्षी और कार्तिक की शादी हुए 3 महीने बीत चुके थे, पर कार्तिक अपने पहले प्यार संजना को बिल्कुल भूल ही नहीं पाया था, जो उसके घर के सामने रहा करती थी। उसे अभी तक भूल पाना उसके लिए मुश्किल था और इस बात से साक्षी भी अनजान नहीं थी। लेकिन हर पत्नी की तरह साक्षी भी अपने पति को किसी और औरत के बारे में सोचता देखकर परेशान रहा करती थी। एक सुबह हॉल में बैठकर सभी चाय पी रहे होते हैं। तभी संजना अपनी माँ के साथ हाथ में शादी का कार्ड लिए वहाँ आती है।
संजना तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। ये यहाँ कैसे क्यों टपक पड़ी? हाँ हाँ संजना आओ, एक काम करो, आंटी को दरवाजे पर ही छोड़कर आ जाओ। अरे पड़ोसी आए हैं घर में, क्या बात है? चंदा आज सुबह सुबह घर कैसे आना हुआ? कावेरी बहन, संजना की शादी तय हो गई है तो बस उसी का कार्ड देने चली आई। ला संजना, कार्ड तो दे। अरे वाह आंटी, सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर सुनाकर आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। शादी मुबारक हो संजना। चलो ये शादी करके यहाँ से खिसकेगी तो मेरे सर से सौता नाम की बला तो टलेगी और फिर कार्तिक के लिए इसे भूलना और आसान हो जाएगा। क्या बात है, शादी मेरी होने जा रही है, खुशी के मारे तुम उछल रही हो। वो तुम्हारी शादी का सुनकर मुझे अपने दिन याद आ गए जब मेरी शादी कार्तिक से होने वाली थी। वैसे शादी का कार्ड तो दिखाओ। इतना कहकर साक्षी कार्ड लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन संजना कार्ड उसे ना देकर कार्तिक के हाथ में थमा देती है। दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और एक दूसरे की आंखों में दोनों देखने लगते हैं। तभी साक्षी मन में कहती है, देखो तो जरा दोनों को कैसे टुकुर टुकुर ताक रहे हैं एक दूसरे को। अरे दोनों की माँ यहाँ खड़ी है, उस बात की भी शर्म नहीं है। चलो अच्छा है चंदा, अब मेरे कार्तिक की तरह तेरी संजना का भी घर बस जाएगा। शादी में तो हम जरूर आएंगे। शादी में नहीं बल्कि हर रस्म में शामिल होगी और मेहंदी पर तो खास तौर पर। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अच्छा हम चलते हैं। अरे संजना, कार्ड दे दिया हो तो हाथ छोड़ दो कार्तिक का, और आप संजना को बधाई दीजिए ना। मैं यहाँ बधाई लेने नहीं बल्कि कार्ड देने आई हूँ। वैसे भी अभी शादी में टाइम है। इतना कहकर वो अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है और कार्तिक वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। एक रात फिर कार्तिक खिड़की के आगे खड़ा संजना को देख रहा होता है और संजना भी उसे देख रही होती है। तभी साक्षी गुस्से में आकर कार्तिक को साइड करते हुए संजना से कहती है, क्या कोई तमाशा चल रहा है क्या जो तकते ही जा रही हो? जाकर शादी की तैयारियां कर लो। मेरी आंखें, मैं जहाँ मर्जी देखूं, जिसे मर्जी देखूं, तुम्हें क्या मिर्ची लग रही है? अच्छा ठीक है, अब तकती रह। इतना कहकर वो जोर से खिड़की बंद कर देती है और कार्तिक को घूरते हुए कहती है, तुम्हारा दिल ना तुम्हारे दिमाग पर भारी होता जा रहा है, तुम फिर उसे देख रहे हो। अरे 4 दिन की मेहमान है वो, 4 दिन की भी क्या, आज हल्दी हो गई, कल मेहंदी है, परसों शादी, फिर निकल लेगी वो। अरे अब तो अपने दिल से उसे निकाल दो। क्यों वो करने को कह रही हो जो मैं नहीं करना चाहता? तुम अपना ये फालतू गुस्सा कहीं और जाकर दिखाओ। फालतू गुस्सा? तुम्हें मेरा गुस्सा फालतू लगता है? अरे जिसका पति उसकी सौतन को ऐसे कमरे की खिड़की से निहारता हो, उस पत्नी का गुस्सा तुम्हें फालतू लगता है? कोई नहीं, निहारो, खिड़की खोलकर एक बार और ताड़ लो। 2 दिन बाद किसे ताड़ोगे मैं भी देखती हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह के 8 बजे के करीब संजना की माँ चंदा परेशान होकर कावेरी से मिलने आती है और कहती है, कावेरी एक मदद चाहिए तुमसे। हाँ हाँ चंदा बोल, क्या बात है? वो रात को मेहंदी वाली का फोन आया था, उसे कहीं जाना पड़ रहा है जरूरी काम से। वो संजना की मेहंदी नहीं लगा पाएगी। इतनी जल्दी में मैं दूसरी मेहंदी वाली कहाँ से लाऊंगी? इसलिए तू किसी मेहंदी वाली को जानती है तो बता। अरे बस इतने सी बात बताओ, ये तो बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा वाली बात हो गई। अरे मेरी बहू को आती है मेहंदी लगाने, वो रचा देगी संजना के हाथ। पर क्यों? नाना मुझे तो मेहंदी लगाने भी नहीं आती। क्यों झूठ बोल रही है? शादी से पहले तेरी माँ ने तेरे सारे हुनर का बखान किया था मेरे सामने। चंदा तू चिंता मत कर, संजना के हाथ यही रचाएगी। हे भगवान क्या जबरदस्ती है। साक्षी अपनी सास के साथ संजना के घर पहुंचती है और उसका पूरा घर सजा हुआ था और संजना भी तैयार होकर बैठी होती है। तभी चंदा कहती है, अरे आ गए तुम लोग, चलो अब मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। आजा कावेरी की बहू, संजना को मेहंदी लगाना शुरू कर। हाँ बहू, और सुन बिल्कुल अच्छे से हाथ रचाइयो संजना के। हाँ हाँ क्यों नहीं सासू माँ, संजना के क्या, मैं तो यहाँ सबके मेहंदी लगा दूंगी। आखिर मेहंदी लगाने ही तो आई हूँ मैं यहाँ। इतना कहकर वो संजना के हाथ में मेहंदी लगाने लगती है और कुछ देर में ही वो उसके दोनों हाथ रचा देती है और संजना मेहंदी सुखाने के लिए कमरे में चली जाती है। सभी औरतें खुशी से नाच गा रही होती है।
तभी साक्षी वॉशरूम ढूंढते हुए संजना के कमरे के पास से गुजरती है और संजना के साथ कार्तिक को देखकर हैरान हो जाती है। तभी संजना कहती है, भले ही तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कार्तिक। अभी भी देर नहीं हुई है। इससे पहले कि मेरी शादी हो जाए, तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। कार्तिक इससे मिलने यहाँ तक आ गए, मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं ही पागल थी जो अब तक ये सब बर्दाश्त करती रही। बिल्कुल नहीं, तुम मेरा पहला प्यार हो, जिसकी वजह से मैंने साक्षी का बहुत दिल दुखाया। लेकिन इससे आगे बढ़कर मैं उसे और दुखी नहीं कर सकता। मैं तुमसे यहाँ बस आखिरी बार मिलने आया था। बस कोशिश करना मुझे भूलने की। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ आंखों में आंसू लिए साक्षी खड़ी है, जो एकदम से उसके गले लग जाती है। हर्ष शुरू से ही बहुत कूल और फन लविंग इंसान था, जिसे अपने में ही रहना और अपने आप में ही जीना बहुत पसंद था। उसकी नेहा नाम की बीवी थी और वो उसे बहुत प्यार करता था। वैसे तो नेहा बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी जो हर्ष को बहुत बुरी लगती थी। वो ये कि वो पेट लवर थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वो जहाँ भी जानवर देखती, हर्ष का हाथ छोड़कर उसे पुचकारने पहुँच जाती। और हर्ष को कुत्तों से सख्त नफरत थी। ऐसे ही एक बार दोनों पार्क में टहल रहे होते हैं, तभी वहाँ नेहा को एक कुत्ता दिखाई देता है और वो हर्ष का हाथ छोड़कर उसके पास जाकर उसे गोद में उठाकर कहती है, अले अले मेरा बच्चा, भूख लगी है। आपको कौन छोड़ गया बेबी यहाँ पर? तभी हर्ष भागकर उसके पास आता है और उसे कहता है, नेहू छोड़ इसे, पता नहीं किसका कुत्ता है, कोई छोड़ गया होगा। तभी तो देख कितना गंदा है। नेहा प्यार से हर्ष की तरफ देखती है और हर्ष पहचान जाता है कि अब उसे इस कुत्ते को घर लेकर जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद नेहा और हर्ष मिलकर उस कुत्ते को अपने घर लेकर आते हैं और घर आकर हर्ष नेहा से कहता है, देख तू इसे ले आई, लेकिन ये यहाँ बस कुछ दिन रहेगा, जब तक इसके मालिक नहीं मिल जाते। ठीक है हर्ष, इसके मालिक के मिलते ही हम इसे छोड़ आएंगे। ठीक है, चलो अब तुम इसको नहला धुला दो, तब तक मैं इसके लिए कोई अच्छा नाम सोचती हूँ। तू पागल हो गई है क्या नेहा? मैं और इस कुत्ते को नहलाऊं? तुझे पता भी है कि मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। एक बार एक बच्चे के कुत्ते ने, मेरा मतलब है कि कुत्ते के बच्चे ने मेरी स्कूल में निक्कर पकड़ ली थी और मैं पूरे स्कूल में नंगा दौड़ा था। तू ही नहला इसे। बेबी ये एक मेल है, अब एक फीमेल मेल डॉग को नहलाते हुए कितनी गंदी लगेगी, समझो ना। पता नहीं मेरी कुत्ता पालने वाली बीवी मुझे और कितने कुत्तों से कटवा कर मानेगी। नेहा फिर से प्यार से हर्ष को देखती है और हर्ष को जबरदस्ती उस कुत्ते को नहलाना पड़ता है। हर्ष उससे दूर दूर रहता और नेहा उसका जमकर ख्याल रखती। नेहा उसका नाम प्यार से मिठाई रखती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन नेहा कमरे से परेशान होकर ड्राइंग रूम में हर्ष के पास आकर कहती है, सुनो। हाँ सुन रहा हूँ, भोको। क्या? मेरा मतलब है बोलो, क्या हुआ? मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। अगर तुम इसको लीगली अडॉप्ट करने की सोच रही हो तो सोचना भी मत। तुमको कुत्ते पालने हैं पालो, पर इसकी मालकिन का पता करके इसे वापस करो। लेकिन इसे पापा से बचा कर रखना, उनको कुत्तों से एलर्जी है। कुत्ते देखते ही उनको छींकें आने लगती हैं। वही तो बता रही हूँ, ससुर जी का कॉल आया था, वो घर आ रहे हैं, रास्ते में है, किसी भी वक्त आते ही होंगे। क्या? और ये तुम मुझे अब बता रही हो? कुत्ता छुपाओ जल्दी। अरे वो है कहाँ? मिठाई मिठाई। दोनों मिलकर मिठाई को ढूंढने लगते हैं। तभी डोरबेल बजती है और दोनों कई देर में दरवाजा खोलते हैं और नेहा का ससुर बोलता है, अरे नेहा, हर्ष, ये क्या, इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? मैं कुछ दिन हरिद्वार क्या गया, तुम दोनों ने मुझे घर से निकालने का इंतजाम तो नहीं कर दिया ना? और तुमको दोनों को कैसे पता कि मैं मिठाई लाया हूँ, जो तुम दोनों मिठाई मिठाई कर रहे हो? नेहा और हर्ष की आवाज सुनकर तो आलसी मिठाई बाहर नहीं आता, लेकिन मिठाई की खुशबू से मिठाई बाहर आने लगता है और उसके आसपास होने की वजह से वर्धन को छींकें आने लगती है और हर्ष धीरे से नेहा के कान में कहता है, नेटवर्क आ रहे हैं, लगता है टावर पास ही है। मतलब? अरे मेरा मतलब पापा को छींक आई, मतलब मिठाई पास है, तलाशो उसे। हर्ष वर्धन को बातों में लगाता है और नेहा मिठाई को धीरे से बांधकर दूसरे कमरे में ले जाती है
और जाते हुए मिठाई वर्धन के पैर के पास सुसु कर देता है, जिसका पता तक उसे नहीं चलता। जिसके कुछ समय बाद वर्धन अपने कपड़े गीले देखकर कहता है, अरे मेरे कपड़े कैसे गीले हुए? पापा आप भी ना बूढ़े हो रहे हो, ये तो आपने अभी मेरे आगे ही पानी गिराया है। चलो आप फ्रेश हो लो, फिर साथ में खाना खाएंगे। सब थोड़ी देर बाद साथ खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। जिसके बाद नेहा और हर्ष मिठाई के पोस्टर लगाने चुपके से रात को गलियों में निकल जाते हैं। और कुछ घंटों बाद जब वो घर आते हैं तो मिठाई को कहीं ना पाकर नेहा कहती है, हर्ष, मिठाई कहीं मिल नहीं रहा। अरे यहीं कहीं होगा। अच्छे से देखा, कहीं नहीं है। ओ शिट, कहीं पापा के पास तो। इतना कहकर दोनों भाग कर जाते हैं और वर्धन के कमरे में देखते हैं तो मिठाई वर्धन के बगल में बेड पर सो रहा होता है और वर्धन उस पर अपना हाथ रखकर कहता है, शांति, तुम मुझे छोड़कर तो दुनिया से चली गई, लेकिन फिर भी लगता है कि तुम मेरे आसपास ही हो। तुम्हारी ये रेशमी बाल अजय। चीखते हुए वर्धन जाग जाता है और अपने बगल में कुत्ते को देखकर कहता है, अच्छी, ये क्या है? पापा मिठाई। मिठाई खाई तो थी शाम को खाने में, ये बताओ ये क्या है? पापा यही है मिठाई, यानी हमारा पालतू कुत्ता। तो मेरी बहू कुत्ता पालने वाली है। अच्छी, हटाओ इसे। पापा बस कुछ दिन की बात है, इसके मालिक के मिलते ही हम इसे वापस छोड़ आएंगे। ठीक है, लेकिन बस 2 दिन। मुझे फिर ये मिठाई घर के बाहर चाहिए और ध्यान रहे ये मेरे आसपास भी ना आए। इतना कहकर नेहा और हर्ष उसे वर्धन के कमरे से ले जाते हैं। दिन बीतते हैं और धीरे धीरे हर्ष को मिठाई अच्छा लगने लगता है। और एक दिन हर्ष की तबीयत खराब होने पर हर्ष वर्धन से कहता है, पापा आप प्लीज मिठाई को वॉक पर ले जाओ, वरना ये घर गंदा करेगा। मैं क्यों? तू बहू को बोल, वो ले जाएगी। पापा वो बाहर गई है, उसे टाइम लगेगा, प्लीज। हाँ, यही तो काम है एक बूढ़े बाप का। अब बच्चों के कुत्तों को घुमाओ, चला दे चैन डालकर उसके गले में। इतने में अपनी एलर्जी की दवाई खा लेता हूँ। वर्धन मिठाई को लेकर वॉक पर जाता है और रास्ते में कोई गुंडा वर्धन का मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मिठाई उसे काट लेता है और गुंडा डरकर भाग जाता है। ये सब देखकर वर्धन मिठाई को सहला कर कहता है, ओए मिठाई, तू तो बड़ी काम की चीज है। चल बता, अंडे खाएगा? वर्धन उसके साथ घूमता है और उसे अंडे खिलाता है। समय बीतता है, उनको काफी देर हो जाती है। हर्ष और नेहा घर पर परेशान हो रहे होते हैं और दोनों को घर आते देखकर नेहा कहती है, इतनी देर कैसे कर दी पापा? देखो कौन आया है। तभी वर्धन देखता है कि मिठाई का असली मालिक उसे लेने आ गया है। मिठाई भी वर्धन से अपनी बेल्ट छुड़वाकर अंकित को प्यार करने लगता है और अंकित सबसे कहता है, माफ करना, अगर इसने आप सबको परेशान किया हो तो। ये अक्सर बेल्ट छोड़कर भाग जाता है। वो तो मैंने आपका पोस्टर देखा और मैं इसे लेने आ गया। अच्छा जी, चलता हूँ। अंकित मिठाई को लेकर चला जाता है, लेकिन उसके बाद वर्धन और नेहा दोनों उदास हो जाते हैं। और एक दिन वर्धन हर्ष के पास आकर कहता है, बेटा, जब से मिठाई गया है नेहा बहुत परेशान और उदास है। मैं सोच रहा था कि कल उसका जन्मदिन है, हम उसके लिए एक कुत्ता ले आते हैं। मेरा क्या है, मैं तो एलर्जी की दवाई खा लूंगा, पर कुत्ते के आने से मेरी कुत्ता पालने वाली बहू खुश हो जाएगी। नेहा भी खुश हो जाएगी और आप भी। मैं जानता हूँ कि आपको भी उससे लगाव हो गया था। पापा आपका आइडिया अच्छा है, चलो एक अच्छे से कुत्ते को अडॉप्ट करके लाते हैं और आपकी कुत्ता पालने वाली बहू को खुश करते हैं। अगले दिन जब नेहा सोकर जाती है तो हर्ष और वर्धन उसे एक छोटा सा कुत्ता गिफ्ट करते हैं। उसे देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और नेहा गले लगने के लिए हर्ष और कुत्ते की तरफ आती है और हर्ष कुत्ते को नीचे रखकर बाहें फैलाता है और नेहा हर्ष की जगह कुत्ते को गले लगा लेती है। और उसे देखकर वर्धन कहता है, मेरी कुत्ता पालने वाली बहू भी कमाल ही है। सुहानी लाल कलर के प्यारे से ड्रेस को पहने हुए सज धज कर रेस्टोरेंट में टेबल पर राज का इंतजार करते हुए खुद से बोलती है, आज मैं राज को अपने दिल की बात बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैंने देखा है उसकी आंखों में कि वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। सुहानी ये सब बोल ही रही होती है कि तभी राज सामने से चलकर आ रहा होता है और सुहानी को लाल ड्रेस में सजा हुआ देखकर राज उसे निहारता रह जाता है और सुहानी उसके पास आकर बोलती है,
अरे देखते ही रहोगे अब के चलोगे भी। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ ऑर्डर किया है। सुहानी उसे चेयर पर बैठा देती है, जिसके बाद वो उसे ऑर्डर किया हुआ खाना अपने हाथों से सर्व करती है। राज खाना खाते हुए सुहानी को देखने लगता है कि तभी सुहानी एक बार फिर उससे बोलती है, तो बताओ कैसा लगा? मैंने सब कुछ तुम्हारा फेवरेट ऑर्डर किया था। तुम्हें ये सब पसंद है ना? हाँ थैंक यू सुहानी। काश राज तुम एक बार पूछ तो लेते कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। आज स्पेशल तुम्हारे लिए मैंने रेड कलर का सूट पहना और तुमने तारीफ भी नहीं की। सुहानी खा लिया मैंने, चलें घर अब। अरे ये तो बताओ कि मैं इस सूट में कैसी लग रही हूँ? तुम जो भी पहनो सब कुछ तुम पर बहुत अच्छा लगता है। राज जैसे ही खाना खाकर टेबल से उठता है, सुहानी उसके करीब जाकर उसे बोलती है, वो राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। आई रियली रियली लव यू। सुहानी की बात सुनकर राज बात को टालने की कोशिश करते हुए उससे बोलता है, सुहानी रात काफी हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। मैंने तुमसे कुछ कहा था ना, कुछ पूछा था। तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो और उसे टाल रहे हो। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है कि तुम मुझे बहुत चाहते हो, फिर मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो राज? कुछ नहीं है, घर चलो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। वो कहते हैं ना, जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम उसकी आंखें पढ़ सकते हैं। सुहानी ये जानती थी कि राज भी उससे प्यार करता है, फिर वो क्या वजह है जो उसे सुहानी से दूर होना पड़ा। राज सुहानी को अपनी कार में बैठाकर उसके घर ड्रॉप करता है, जहाँ रूपाली बोलती है, अरे सुहानी आ गई बेटा तू? आओ राज बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं आंटी जी, मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी। राज के जाने के बाद रूपाली किचन में जाकर रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, और क्या क्या देखना बाकी रह गया। आज अगर मेरा बेटा संभव जिंदा होता तो मेरी बहू की आज ये हालत ना होती। ना वो विधवा होती, ना उसे सदमा लगता, और ना ही आज वो खुद को कुंवारी समझती। उसे तो ये भी याद नहीं है कि मैं उसकी माँ नहीं सास हूँ। आखिर रूपाली कौन से पलों को याद कर रही है? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ते हैं। सुहानी और राज कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। रोज की तरह वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ राज बोलता है, यार सुहानी, ये मल्टी कलर की ड्रेस तुम पर बहुत जच रही है, अच्छी लग रही हो आज तुम। अरे राज कब बताएगा इसे कि तू इसे कितना प्यार करने लगा है? थैंक यू राज, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे रंगों से कितना प्यार है। फिर हमारी जिंदगी रंगों के बिना कितनी अधूरी है। तुम तो जानते ही हो कि रंगों के बिना कोई जिंदगी नहीं होती। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उस कॉलेज में न्यू एडमिशन लिए संभव नाम का लड़का आता है और उनसे बोलता है, हेलो गाइस, मेरा नाम संभव है और मैं इस कॉलेज में नया हूँ। क्या आप ये मेरे को रूम नंबर बता सकते हैं कहाँ पे होगा? संभव को देखकर सुहानी को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और वो बोलती है, जी हाँ, आइए मेरे साथ, मैं दिखा देती हूँ आपको क्लास। सुहानी उसे क्लास तक पहुँचा देती है, जिसके बाद वो दोनों कुछ ही वक्त में दोस्त बन जाते हैं और उनकी ये दोस्ती गुजरते वक्त के साथ प्यार में बदल जाती है। एक दिन संभव रोज लिए हुए उसे प्रपोज करते हुए बोलता है, सुहानी, आई रियली लव यू। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। संभव की बात सुनकर सुहानी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है। सुहानी का दुनिया में कोई और ना होने के कारण संभव एक मंदिर में अपनी माँ की मंजूरी से उससे शादी कर लेता है, जिसके बाद वो घर आते हैं, जहाँ रूपाली बोलती है, सुहानी बेटा, इस कलश को पैर मारकर अंदर आ जा। जी सासू माँ। सुहानी बेटा, तूने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने तुझे बहू नहीं बल्कि बेटी कहकर पुकारा है। आज से मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी, ठीक उसी तरह जैसे संभव मेरा बेटा है। थैंक यू माँ जी। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी माँ होती तो वो भी मुझे इतना ही प्यार देती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सुहानी अपनी शादीशुदा जिंदगी और परिवार की सभी जिम्मेदारियों को बड़ी बखूबी से संभालती है। संभव को एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है और एक तरफ जहां सुहानी खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ राज दुखी होकर खुद से बोलता है, काश कि मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी होती तो आज वो मेरी होती। खैर, प्यार सिर्फ पाना नहीं होता, वो खुश है तो मैं उसे खुश देखकर जी लूंगा।
सुहानी मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। वक्त गुजरता है। सुहानी की शादी को ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन उसे सुबह सुबह चक्कर आते हैं और वो किचन में ही बेहोश हो जाती है। रूपाली ये देखकर फौरन डॉक्टर को कॉल करके बुला लेती है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि सुहानी प्रेग्नेंट है। तभी संभव बोलता है, माँ सुना आपने, आप दादी बनने वाली हैं। हाँ बेटा, और तू पापा बनने वाला है, मुबारक हो। इस खबर को सुनकर संभव बेहद खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों इस खुशी को सेलिब्रेट करने बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी सामने से आ रही दूसरी गाड़ी से उनकी टक्कर हो जाती है और उस एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट संभव की मौत हो जाती है और सुहानी का मिसकैरेज हो जाता है। दिमाग पर चोट लगने के कारण सुहानी सब कुछ भूल जाती है, जिसके बाद रूपाली अपने घर से संभव और सुहानी की शादी की सारी यादें समेटकर अपने कबर्ड में रख लेती है और उसे अपने घर ले आती है। इस बात से अनजान राज एक रोज उसके घर आता है और रूपाली दरवाजा खोलकर बोलती है, हाँ बेटा बोलो, किससे मिलना है? सुहानी मेरी दोस्त है, उसी से मिलना है। वो तो जैसे मुझे शादी के बाद भूल ही गई। और संभव कहाँ है आंटी जी? वो भी मुझे भूल गया। राज के सवालों को सुनकर वो खुद के आंसू छुपा नहीं पाती, जिसके बाद वो बोलती है, संभव अब इस दुनिया में नहीं है और सुहानी को ये भी याद नहीं है कि वो विधवा हो चुकी है। ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी के सारे रंग छीन लिए। अपने प्यार सुहानी को ऐसे हालत में देखकर संभव टूट जाता है, लेकिन खुद को संभाल लेता है और फिर वो रूपाली के घर में बार बार सुहानी की केयर के लिए आने लगता है, जिसके बाद वो सुहानी के साथ काफी वक्त बिताता है। आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है राज? इतना बोलकर सुहानी घर से बाहर आकर बैठ जाती है, जहां पड़ोसन उसे ताना देते हुए बोलती है, हाय दीदी, देखो तो संभव को मरे 3 महीने भी नहीं हुए और ये विधवा लाल रंग पहनकर घूम रही है। अरे एक तो संभव को खा गई कुलक्षणी, मुझे तो इसके तेवर ठीक नहीं लगते। पूरे मोहल्ले की औरतें उसे चारों तरफ से घेर लेती है। ये सब देखकर रूपाली राज को कॉल करके बुलाती है और राज उनके बीच में आकर बोलता है, हटो सब के सब, ये क्या कर रहे हो आप सब? एक औरत होकर भी आप लोग एक दूसरी औरत पर हाथ उठा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप सबको। अरे शर्म कर, विधवा है तू, क्या सुहागनों की तरह लाल रंग पहनकर घूम रही है? राज की बात का उन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन विधवा शब्द सुनकर सुहानी को सब कुछ याद आता है, जिसके बाद रूपाली भागते हुए घर के अंदर से सिंदूर की डब्बी लेकर आती है और राज से बोलती है, राज, ये सिंदूर उसकी मांग में भर दे। ये समाज ऐसा ही है, विधवा के साथ हमेशा ऐसा ही बर्ताव होता आया है। इन सब का मुंह बंद करने का यही एक तरीका है। रूपाली की बात सुनकर राज उसकी मांग में सिंदूर भरता है और बोलता है, विधवा थी ना, लो हो गई फिर से ये सुहागन। चली जाओ अब आप सब, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सभी वहाँ से चली जाती हैं और राज उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, कॉलेज के वक्त से चाहता था तुम्हें, लेकिन कह नहीं पाया। आज तुम मेरी सुहागन बन गई। मुझे सब कुछ याद आ गया है कि मैं एक विधवा हूँ, लेकिन आज एक बार फिर से मैं सुहागन हो गई। अरे मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगर संभव मुझे छोड़ के चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी से सारे रंग और खुशियाँ ही चले गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे भी जीने का हक है। सुहानी अपने मन की बात उसे बताती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और रूपाली दोनों को आशीर्वाद देती है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।